देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक के अपडेट क्या कुछ हैं। अब तक देश भर में 414 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। देश के 170 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट जिले बन गए हैं। 207 जिलों के हॉटस्पॉट बनने का खतरा बना हुआ है। भारत में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। बिहार के सिवान, मुंगेर, बेगूसराय, गया जिले हॉटस्पॉट। झारखंड का रांची और बोकारो जिला हॉटस्पॉट। बिहार में कल मिले 6 नए केस, अब तक 72 कोरोना मरीज। झारखंड में मिला एक और पॉजिटिव, अब तक 28 मरीज। बिहार के 4 जिलों में आज से डोर टू डोर स्क्रीनिंग। सिवान, नालंदा, नवादा और बेगूसराय में डोर टू डोर कैंपेन शुरू, स्क्रीनिंग शुरू। चलिए बढ़ते आगे। बिहार में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। 4 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है। मतलब साफ है कि बिहार में कोरोना को लेकर सरकार सजग भी है और सख्त भी। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार शरीफ की एक मस्जिद में तबलीगी मरकज का आयोजन किया गया था। इस बात का खुलासा जिला प्रशासन की छानबीन में हुआ है। खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने सरकार को पत्र लिखकर अलर्ट कर दिया है। दिल्ली का निजामुद्दीन बना नालंदा। नालंदा में तबलीगी मरकज को लेकर बड़ा खुलासा। खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासन की उड़ी नींद। बिहार शरीफ के एक मस्जिद में हुआ था सम्मेलन। 14 और 15 मार्च को हुआ था सम्मेलन। 640 से अधिक मुसलमान मरकज में हुए थे शामिल। जिला प्रशासन और एसपी ने सरकार को लिखा पत्र। मरकज में शामिल एक शख्स में हुई कोरोना की पुष्टि। खबर के बाद पुलिस महकमे में खलबली। कितना गहरा है मरकज का नालंदा कनेक्शन। बिहार शरीफ के शेखाना मस्जिद में 14 और 15 मार्च को तबलीगी मरकज का आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 600 लोग शामिल हुए थे। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग को इस बारे में पत्र लिखा था। तो मरकज का अब नालंदा कनेक्शन सामने आया है। 14 और 15 मार्च को यहां पर सम्मेलन हुआ था। बता दें कि देश में लॉकडाउन है। ऐसे में बड़ा सवाल कि इस तरीके के सम्मेलन पूरे देश के साथ साथ नालंदा में कैसे हो रहे थे। नालंदा के शेखाना मस्जिद में जमाती जुटे थे। 640 से अधिक जमाती मरकज में शामिल हुए थे। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का और जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संजय से। संजय, मरकज का अब नालंदा कनेक्शन सामने आया है। आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है और जिला प्रशासन इस पर अब क्या कुछ रिएक्ट कर रहा है? राज्य सरकार की क्या योजना है, बताइए। देखिए सुकन्या, वाकई में यह न केवल चौंकाने वाला खुलासा है बल्कि ये चिंता का सबब भी है। चिंता का सबब इस लिहाज से कि इस पूरे मामले में नालंदा एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर राज्य सरकार प्रशासन हो, उसका रवैया ढूल मुल रहा है। जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर संजीदा नहीं दिखते हैं। ये लेटर है न्यूज 18 के पास, जो ये लेटर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये लेटर है और इस लेटर में नालंदा के डीएम, एसपी और दूसरे पदाधिकारियों का हस्ताक्षर है। इसमें साफ तौर पर इस बात की चर्चा की गई है कि पिछले जो 14 और 15 मार्च को तबलीगी मरकज का एक सम्मेलन बिहार शरीफ में हुआ था, जिसमें 640 व्यक्तियों ने भाग लिया था। और इसमें चिंता की बात इसलिए है कि सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया था उनके बारे में फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी बात की जानकारी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बिहार का आपदा प्रबंधन विभाग है उसके प्रधान सचिव के अलावा पटना के आयुक्त को और डीजीपी को इस बाबत लेटर लिखकर सारी स्थितियों की जानकारी दी है। पिछले 12 अप्रैल का ये लेटर है और नालंदा का जो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन है, चाहे वो एसपी हो या दूसरे पदाधिकारी हो, इस लेटर को लेकर अपनी अनभिज्ञता जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसी लेटर में इस बात की चर्चा की गई है कि नवादा में एक व्यक्ति जिसने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था उसमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसमें इस बात की भी चर्चा है कि झारखंड से भी कुछ लोग इस सम्मेलन में आए हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वाकई में चिंता की बात है और इस तरीके से आप ढुलमुल रवैया अपनाकर किसी समस्या का
समाधान नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम को नहीं सलटा सकते हैं। आपको इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि आपको पूरी जानकारी तक नहीं है। आप इस मामले में अनभिज्ञता, केवल आप एक पत्र लिखकर अपने जो दायित्व है अपना, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको वाकई में इस पूरे मामले में कुछ करने की जरूरत है। बहरहाल न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को उठा रहा है और चाहेगा न्यूज़ 18 कि इस पूरे मामले में राज्य पुलिस प्रशासन हो या नालंदा का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चूंकि दरभंगा एसपी ने इस पूरे मामले में राज्य पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है, प्रशासन को, कि इस सम्मेलन में 14-15 मार्च को जो बिहार शरीफ में हुआ था उसमें दरभंगा के लोग भी आए थे और फिलहाल उनकी पहचान की गई है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो ये चिंता की बात है, क्योंकि कई लोगों के बारे में अभी वो ट्रेसलेस है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ करना होगा, केवल ढूल-मूल रवैया अपनाकर आप जो समस्या, जो प्रॉब्लम है उसको सलटा नहीं सकते हैं। सुकन्या, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो तमाम जायज हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि दरभंगा के आला अधिकारियों को पता लग जाता है कि बिहार शरीफ में मरकज का आयोजन हुआ है, सम्मेलन का आयोजन हुआ है, लेकिन वहां के जो जिलाधिकारी हैं उनको कोई जानकारी नहीं है, जो अन्य पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब उनको कन्वे किया जाता है तब वो इस बारे में पड़ताल शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं जो दरभंगा के लोग इस मरकज में शामिल हुए थे, अगर वो भी इन्फेक्ट हुए तो दरभंगा जहां अब तक एक भी मरीज नहीं मिला है, वो भी हो सकता है कल को कोरोना का हॉटस्पॉट जोन बन जाए। देखिए सुकन्या, केवल दरभंगा के दायरे में इसको नहीं सोचा जाना चाहिए। इसमें 640 लोगों ने, ये लेटर खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नालंदा का है जिसमें 640 लोगों की चर्चा की गई है। और सबसे हैरानी और चिंता की बात यह है कि इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें लिखा गया कि तबलीगी मरकज का सम्मेलन हुआ था, तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में ये 640 लोग कहाँ गए, किस हालात में हैं, कहाँ कहाँ ये फिलहाल रह रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। केवल एक लेटर लिख देने से आप नहीं बच सकते हैं। और देखना होगा अब, जबकि इस पूरे मामले को न्यूज़ 18 दिखा रहा है, अधिकारियों तक इस पूरे मामले का अगर इसकी जानकारी होती है तो राज्य पुलिस प्रशासन हो, राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या फिर राज्य सरकार हो, खुद मुख्यमंत्री खुद चिंता कर रहे हैं इन मामलों को लेकर, तो उनका इस पूरे मामले में क्या गाइडलाइन होता है, क्या उनका आदेश होता है, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगा और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। क्या वाकई में उनके पास कोई इस तरह के जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, सवाल आपका जायज है, साथ ही हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ही अपने दर्शकों को भरोसा दिलाते हैं कि इस तरह की कोई खबर अगर आती है तो हमारी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको दिखाएं और उसके तह तक पहुंचे। तो क्या संजय आपकी बातचीत हुई बिहार शरीफ में किसी अधिकारी से, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और आगे उनका रोड मैप क्या है? ये तमाम जो 640 लोग सम्मेलन में शामिल हुए थे उनको आइडेंटिफाई करने का, उनकी जांच पड़ताल कराने का, उनको आइसोलेट कराने का, और आगे वो जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की, क्या कुछ उनके पास रोड मैप है, क्या कुछ उनकी तैयारी है? बताइए संजय। देखिए सुकन्या, सबसे बड़ी बात है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो बच रहे हैं। अगर वो लेटर जो है वो न्यूज़ 18 के पास है तो उन्हें जिम्मेवारी लेनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ वाकई में ये चिंता की बात है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये लेटर राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों को भेजा है। लेकिन उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहीं से भी यह जाहिर नहीं होने दी कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र भेजा है। इस पत्र में जो चर्चा की गई है वो न केवल चौंकाने वाला है बल्कि बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में ये लेटर है। और ऐसे में आपका एटीट्यूड जो है वाकई में वो कह सकते हैं कि काबिले तारीफ नहीं है। आप कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल गलती तो हुई है संजय, उसके बाद शायद उनकी कोशिश यही है कि मीडिया में बात ना आए, उनकी किरकिरी ना हो और जो उनके लूप होल है उसका खुलासा ना हो जाए और लोगों को यह पता ना लग जाए कि जो जिनके ऊपर जिला में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी थी, इन तमाम सम्मेलन की जानकारी रखने की जिम्मेदारी थी, वो कितना बड़ा उनकी तरफ से फेल्योर हुआ है, कितनी बड़ी उनसे गलती हुई है, कितनी बड़ी नासमझी उन्होंने की है, कहीं ना कहीं उनमें अवेयरनेस की कमी थी जिस वजह से ये सब कुछ हुआ और वो उन तमाम चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। देखिए पहले से ही बिहार की अगर बात कर ले तो आज कोरोना जो यहाँ पर फैला है, पॉजिटिव जो नंबर्स बढ़े हैं 70 के अबव हो गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई शुरू से ही। चाहे वो एयरपोर्ट स्क्रीनिंग की बात हो, रेलवे स्क्रीनिंग की बात हो, सिवान में जो शख्स ओमान से आया था उसके बारे में लापरवाही बरती गई और लगातार न्यूज़ 18 इस बात को उठा रहा है। मुंगेर में जिस शख्स की मौत हुई थी वो पटना एयरपोर्ट पर उतरा था, उसकी स्क्रीनिंग केवल करके छोड़ दी गई, उसका सैंपल टेस्ट लिया गया होता, लोगों को अवेयर कर दिया गया था। तो शुरू से ही
लापरवाही बरती गई है और एक बार फिर से उसी राह पर बिहार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हैं। आप केवल लेटर लिखकर अपनी जिम्मेवारियों से नहीं बच सकते हैं, आपको कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि ये पूरे राज्य के लोगों के हित की बात है, उनके स्वास्थ्य की बात है। और कोरोना आप खुद मानते हैं कि एक खतरनाक बीमारी है जिससे बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में आपको आगे आना होगा और खुलकर इस पूरे मामले में बात करनी होगी, पहल करनी होगी, ताकि लोगों की जिंदगी जो है वो महफूज हो सके। जी सुकन्या। बिल्कुल संजय, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि बिहार शरीफ मरकज से निकले 640 कोरोना बम के बारे में जानकारी हासिल की जाए, क्योंकि इससे पहले भी हम अपनी डिटेल रिसर्च में दिखा चुके हैं कि एक व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होता है तो आगे चलकर वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा और पूरी स्थिति को समझना होगा। चलिए, अभी स्थिति जो है वो समय जो है वो खराब है, कोरोना संकट से हम जूझ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं पड़ेंगे कि राज्य सरकार या जिला प्रशासन की फेलियर तो रहा है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा हम डिबेट नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम आगे क्या प्लानिंग है जिला प्रशासन की या राज्य सरकार की, वो हमें बताए, ताकि हम भी ये श्योर कर सके कि चलिए आपसे उस वक्त गलती हुई, लेकिन आप उस गलती की भरपाई या वो गलती ज्यादा ना फैले उसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सुकन्या, उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य प्रशासन हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नालंदा हो या फिर जो दूसरे जिले हैं जहां पर इन 640 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी लेकर ठोस और त्वरित कार्रवाई करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या राज्य एडमिनिस्ट्रेशन हो। और उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया का है। सुकन्या जी। चलिए संजय, आप आगे भी तमाम अधिकारियों से बातचीत करते रहिए, आगे भी जो जानकारी से जुड़ी आएगी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। बिहार में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। वीजा नियम के उल्लंघन के आरोप में अब तक 50 से ज्यादा विदेशियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। किशनगंज में 13, अररिया में 18 और पटना में 17 विदेशियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लेकिन कांग्रेस ने कार्रवाई में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं तबलीगी जमात से जुड़े बाकी लोगों पर कब कार्रवाई होगी, ये सवाल पूछे जाने पर डीजीपी मीडिया पर भी भड़क गए और न्यूज 18 से ही जमातियों के ठिकाने पूछने लगे। देख लीजिए, इस तरह के कदम उठाने में सरकार को इतने समय क्यों लगे? किसी भी धर्म, किसी भी जमात, किसी भी संस्था से जुड़े लोगों के चलते अगर महामारी फैलती है, लोगों में संक्रमण बढ़ता है, तो सरकार का दायित्व है कि उस समय रहते। इसके लिए आप बताओ कहाँ कौन ट्रेसलेस है, हमें तो नहीं पता, हमको बता दो ना। ट्रेसलेस के बारे में और जानकारी। अरे भाई, आपको जानना चाहिए, फॉरेन नेशनल है, वीजा एक्ट का जो उल्लंघन किया है उस पर केस हुआ है, बस। चलिए, बिहार के औरंगाबाद और मोतिहारी में स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला हुआ। बड़ा सवाल यह कि अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कोरोना योद्धाओं पर हमला क्यों? देश भर में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस प्रशासन की टीम लोगों की जान बचाने में जुटी है। लेकिन कुछ जगहों पर इन कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने की जगह उन पर हमले हो रहे हैं। औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र के एकौनी गांव में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। ग्रामीणों ने न सिर्फ उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की, बल्कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम के साथ मारपीट भी की। 50-60 के संख्या में वहाँ के लोग जुट करके हम लोग के गाड़ी पर अटैक कर दिया और ड्राइवर को खींच करके मारने लगा, डॉक्टर साहब को मारने लगा, हम लोग पे तो खींचा तानी पूरा करने लगा, शीशा लाठी से, रड से शीशा पे मारने लगा। हम लोग बताए भी कि स्वास्थ्य विभाग से आए हैं, जांच करना है, लेकिन वो लोग कुछ सुने नहीं, बोले कि मारो मारो। और पुलिस भी वहाँ पर थी, लेकिन जस्ट वहाँ से निकली है और हम लोग जस्ट पहुँचे हैं। दिल्ली से आए एक शख्स की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एकौनी गांव पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को बचाने पहुंची पुलिस टीम पर भी पथराव शुरू कर दिया है। हमले में दाऊद नगर के एसडीपीओ राजकुमार तिवारी समेत कई पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि बाद में मामले में 44 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। डीएम ने साफ कहा है कि घटना में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ पे जो लोग उन पे जो पथराव किया तो उन लोगों को अरेस्ट किया। उसमें से उसी क्रम में जो डीएसपी आ गए थे तो कुछ लोगों ने उन पे अटैक किया, उस पर उनको थोड़ी चोट आ गई, अभी वो ठीक है। और बाकी हमने इसके अंदर कड़ी कार्रवाई करते हुए 44 लोगों को अरेस्ट किया है और सभी को जेल भेज दिया है। न सिर्फ औरंगाबाद में बल्कि पूर्वी चंपारण में भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ।
हरसिद्धि प्रखंड के जागा पाकड़ भैया महादलित बस्ती में लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। इसकी सूचना पर लोगों को समझाने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया। किसी तरह भागकर टीम के सदस्यों ने जान बचाई। ग्रामीणों के हमले में हरसिद्धि के बीडीओ और 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों को चोटें आई हैं। हम लोग, हमारे सारे पदाधिकारी, कर्मी, सुरक्षा बल अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद के लिए, उनकी जान बचाने के लिए लॉकडाउन का अनुपालन करवा रहे हैं। लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद करें। कोरोना संकट में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस प्रशासन की टीम देवदूत की तरह काम कर रही है। प्रधानमंत्री भी इनका सम्मान करने की लगातार अपील कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना योद्धाओं पर हमले से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं ग्रामीण? क्या ग्रामीणों को अपनी जान की परवाह नहीं है? उनकी जान बचाने पहुंचे कोरोना योद्धाओं पर हमला क्यों? अगर धरती के भगवान नहीं रहे तो कौन बचाएगा उनकी जान? मोतिहारी से मुकेश के साथ संजय, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन से किसानों को फायदा पहुंचेगा। न्यूज़ 18 से बातचीत में सांसद ने दावा किया कि कोरोना से बंदी के दौर में अन्नदाता को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। में कुछ किसी तरह का बाधा नहीं हो किसानों को और उससे जुड़े हुए मजदूरों को, उसके लिए कई तरह के इंस्ट्रक्शन और एडवाइजरी जारी किया है गृह मंत्रालय ने। और मैं समझता हूं कि उससे काफ़ी राहत मिलेगा किसानों को। बड़े पैमाने पर हमारा देश निर्भर है और ख़ासतौर पर हमारा प्रदेश खेती पर ही निर्भर है, वहाँ कोई उद्योग भी नहीं है। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों और उनके अभिभावकों को लॉकडाउन के दौरान पास बनाकर भेजे जाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कोटा में हजारों छात्रों को पास देकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि आखिर जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहीं इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों को पास देकर के भेज दिए, पता है कि जाने के बाद फिर उनको 14 दिन का वहां क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ये व्यवहार बिल्कुल ही आपत्तिजनक है और इसके पीछे सोच क्या है, इसको पता करने की आवश्यकता है। समस्तीपुर के रोसड़ा उपकारा में बुधवार को पुलिसकर्मियों और कैदियों के बीच जोरदार झड़प हो गई। मामला तब बढ़ गया जब पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक कैदी को चप्पल पहनकर कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश करने से मना किया था। बस इतनी सी बात से गुस्साए कैदी ने वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई कर दी और रोड़ेबाजी करने लगे। पुलिस की सख्ती के बाद जेल के दूसरे कैदी भी आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते उपकारा रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। बोल रहा है कि तुम दोनों को एकदम नजर में गड़ा लिए हैं, मारेंगे तुम लोग। बोल रहा है कसम खा के बोल रहे हैं कि तुमको गोली मारेंगे, कि तुम दोनों को एकदम चढ़ा लिए हैं, मारेंगे तो मारेंगे, इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है। उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक अपराधी है जो रेप के केस में अंडर ट्रायल है, उसको कुछ निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया अंदर के जो जेल सिक्योरिटी के स्टाफ के द्वारा। तो उसने उनके साथ कुछ बदतमीजी की। इसी क्रम में उसको जब रोका गया है तो घटना हुई है। बांका से बड़ी खबर, जहां बैंक प्रबंधन और ठेकेदारों की मिलीभगत से करीब 5 करोड़ के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। एसपी ने खुद मामले का खुलासा किया। आरोपों के घेरे में यूको बैंक प्रबंधन है। मामला झारखंड के देवघर में एनएच निर्माण की ठेकेदारी से जुड़ा हुआ है, जो तकरीबन 150 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। पुलिसिया जांच में पता चला है कि एनएच के टेंडर के लिए बांका यूको बैंक से 4 करोड़ 82 लाख रुपए की जो बैंक गारंटी निर्माण कंपनी को ठेकेदारों ने दी थी, उसके कागजात फर्जी थे। बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंधक और बांका के अलावा ओडिशा के कुछ रसूखदार ठेकेदार मामले में आरोपी बताए गए हैं। एसपी ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। पूर्व मुख्य प्रबंधक को फर्जी बैंक गारंटी जारी किए जाने के आरोप में पहले ही निलंबित कर उनका तबादला कर दिया है। टेंडर किया गया था, उस टेंडर में किसी बीजी का इस्तेमाल किया गया। वो बीजी जब सत्यापन के लिए आया तो बैंक से बीजी फर्जी पाया गया। उसकी जांच में पाई गई कि इसमें पूर्व जो शाखा प्रबंधक थे उनकी भूमिका थी। लगभग 5 करोड़ का मामला था और अरबों का काम था। तो ये बहुत बड़ा
मामला हो सकता था, और पकड़ने के बाद जिसकी संलिप्तता पाई गई उन लोगों के हम लोगों ने केस। बेतिया में भीषण अगलगी में करीब 12 घर जलकर राख हो गए। अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। ये घटना योगापट्टी के चौमुखा गांव का है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद खुद को आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि एक घर में गैस लीक होने की वजह से आग लगी।